मैं क्यों पुरुमीद हूँ? मैं तो इसी पे परेशान हूँ। इतना पुरुमीद हूँ कि मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेता, लोग तालियां बजा देते हैं। ये जो आगाही है। देखिए, इनको आप मीडिया को जितना मर्जी मैनेज कर लें, आप पाकिस्तान के अवाम को धोखा नहीं दे सकते। उनको सब पता है कि सही कौन है और गलत कौन है। आप किसी का नाम ना लें, वो सब जानते हैं। मुस्लिम लीग नून रिकवर कर जाएगी? मुस्लिम लीग नून रिकवर कर जाएगी जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को धचका लगा है, जो सब कुछ इधर हो रहा है आज? विल इट रिकवर पॉलिटिकली? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और मसला इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। मसला सिर्फ चंद पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, मसला पूरे मुल्क का है। मसला इन सब लोगों का है, मेरा आपका है। हमें पाकिस्तान की फिक्र करनी है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की फिक्र नहीं करनी। और आज सबको पता है, जो हुकूमत में है उनको भी पता है, जो अपोजिशन में है उनको भी पता है, जो हुकूमत और अपोजिशन में नहीं है और आम लोग हैं उनको भी पता है कि अगर पाकिस्तान में कभी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गया तो उस इलेक्शन के नतीजे में लोग जो है वो वोट को हथियार बना के हर किसी से अपना इंतकाम ले लेंगे। तो उस इंतकाम से बचने के लिए मुझे नहीं लगता कि इस सेटअप की मौजूदगी में कभी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकेगा। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्हीं को कुछ करना होगा। पॉलिटिकल पार्टी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। लेट मी रीवर्ड इट। नून लीग से स्पेसिफिक, आई डिडंट मीन as a political party itself, in the government, People's Party हो, Noon is leading the government right now. जो excesses हो रहे हैं या जिधर जिधर हम मुतमईन नहीं है या आइन की पासदारी नहीं हो रही, इज दिस ऑल बिकॉज हमने हमेशा एक देखा है कि जब आपके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाती है या आपको दीवार से लगाया जाता है, वो बीबी के वक्त से आज तक यू लैप्स बैक, यू बाउंस बैक। विल इट बी पॉसिबल नाउ फॉर दिस काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट? सेकेंडली, जो इलेक्शंस की आपने बात की, आपकी नज़र में 2018 के इलेक्शंस और 2024 के इलेक्शंस में क्या फ़र्क है? 2018 का इलेक्शन एक रिग्ड इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन द मोस्ट रिग्ड इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान था। ये तमाम जो नौजवान हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज द ओनली कंसेंसस डॉक्यूमेंट लेफ्ट इन दिस कंट्री। ये ओनली कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपको किसी चीज ने एक दूसरे के साथ जोड़ के नहीं रखा हुआ। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस पर दस्तखत करने वाले लोग कौन थे? जुल्फकार अली भुट्टो और उनका जो अपोजिशन लीडर था वली खान, एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे। ये रावलपिंडी के लियाकत बाग में भुट्टो साहब की हुकूमत के दौर में वली खान के जलसे पे गोलियां चल गई। गोलियां चलने के बावजूद वो लाशें उठा के वापस गए पिशावर। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंडन नहीं किया। तो मौलाना मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर अहमद, बहुत से नाम मैं ले सकता हूँ, गौस बख्श बजिंजो, ये वो बड़े लोग थे जिनके आपस में बड़े सख्त इख्तलाफात थे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस पर उन्होंने दस्तखत करके इसको अप्रूव करवाया। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 77 में एक मिलिट्री डिक्टेटर आया और उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिया, तोड़ दिया, वायलेट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 10-11 साल तक वो सस्पेंड रहा और फिर वो अपनी ताकत से दोबारा वो रिस्टोर हुआ। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जब अयूब खान ने वायलेट किया, वो दोबारा नहीं आया। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो अयूब खान लेके आया था, वो उसने उसको खुद वायलेट किया, वो दोबारा नहीं आया। ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये 77 में वायलेट हुआ, 85 में वापस आ गया। फिर दोबारा ये 1999 में परवेज मुशर्रफ ने इसको वायलेट किया। ये 1-2 साल के बाद 2002 में ये फिर वापस आ गया। फिर मुशर्रफ ने इसको 2007 में फिर तीसरी दफा इसको सस्पेंड किया, ये दोबारा रिस्टोर हो गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इसके पीछे एक अवाम की ताकत है। ये इलेक्टेड जो पार्लियामेंट थी, उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब अगर आप इलेक्टेड पार्लियामेंट को अपना गुलाम बनाएंगे और उस पार्लियामेंट को मैनेज करके आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्जी की अमेंडमेंट्स करवाएंगे तो ठीक है, आप वक्ती तौर पे तो सियासी फतह हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट को कमज़ोर कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर कर रहे हैं। और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने का मतलब है आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। तो
आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और जो 1973 का असल आइन है उसको साथ लेके नहीं चलेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान होगा। आप अभी देख लें कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल एरियाज थे उनको सूबे में मर्ज किया गया। आज वहाँ पे सूरत क्या है वो आपके सामने है। बलोचिस्तान में जो सूरत है वो आपके सामने है। उधर भी बम धमाके हो रहे हैं, उधर भी बम धमाके हो रहे हैं। और जो नौजवान हैं खैबर पख्तूनख्वा के और बलोचिस्तान के जो नौजवान हैं वो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से मायूस होकर किधर जा रहे हैं? कोई मंजूर पश्तीन की तरफ जा रहा है, कोई मारंग बलोच की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि आपने जो पार्लियामेंट है उसको कमज़ोर कर दिया और जो पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके बारे में एक आम तासुर कायम हो गया है कि यार ये तो फारग लोग हैं, ये तो स्टूज हैं किसी के, ये तो किसी के गुलाम है, तो इससे बेहतर है कि पार्लियामेंट की तरफ जाओ ही ना। जब आप पार्लियामेंट से लोगों को मायूस करते हैं तो आप आइन को कमज़ोर करते हैं। तो जो आपका सवाल है उसका सिंपल जवाब यह है कि हमारे मसले उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक हम 1973 के आइन की तरफ वापस नहीं जाएंगे जिससे वफादारी का हल्फ सब उठाते हैं। लेकिन आप कहेंगे खुद हंस पड़ते हैं, ये खुद हंस पड़ते हैं जी, ये खुद हंस पड़ते हैं। हंस नहीं पड़ते, वो ताली मार देते हैं, उनको सब पता है। आपने तो ऐसा कोई जोक नहीं क्रैक किया। अगर मैं इधर बैठ के कोई गलत बयानी करूंगा, झूठ बोलूंगा तो ये शाउट करना शुरू कर देंगे। मुझे दो चीज़ों से एक्सेप्शन है। एक तो वो टर्निंग पॉइंट बताइए पिछले 5 साल में जिधर इस आइन की पासदारी नहीं की गई, अब अदलिया के फैसले हों, उनको बेवकूफ़ समझा गया है, उनकी पासदारी ना करना कोई मसला नहीं है। दूसरा वन एक्सेप्शन जो आपने कहा कि अगर आप इसको गुलामी में लाएंगे, ला कौन रहा है? अगर खुद गुलामी का शौक़ हो तो क्या करें, उनको कौन समझाए? हाँ, तो इसीलिए तो फिर लोग जो है वो फिर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ की तरफ नहीं जाते ना। वो फिर जब मंजूर पश्तीन उधर जिरगा करता है उसमें बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो फिर आपके और मेरे टीवी चैनल को कहा जाता है इसकी कवरेज नहीं करनी। लेकिन हम कवरेज नहीं करते फिर भी वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग चले आते हैं, ठीक है ना। तो टर्निंग पॉइंट जो आपने पूछा है, टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल में जब 2022 के एंड में आके, सही था या गलत था, 2 सूबों की असम्बली को तोड़ा गया और हमारा ये ख्याल था कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस कौन थे? बंदयाल साहब। बंदयाल साहब। और जब बंदयाल साहब रिटायर हो गए और जब 3 महीने में इलेक्शन करवाना था तो फिर चीफ जस्टिस कौन थे? सर मसला ये है कि बंदयाल, इधर टर्निंग पॉइंट पूछ रही हूँ ना, बंदयाल साहब को अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहिए। नहीं करवाया, नहीं करवाया। वो दिन और आज का दिन। ओके, उसके बाद, लेकिन उसके बाद फिर जब नेशनल असेंबली की मुद्दत खत्म हो गई अगस्त 2023 में, तो अगेन 3 महीने में इलेक्शन करवाना था। उस वक्त चीफ जस्टिस कौन? काजी साहब। काजी साहब। तो बंदयाल साहब हों या काजी साहब हों, दोनों जो हैं उनकी पीछे से कोई डोर खींच रहा था। और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद ना करवाए, 2 सूबों की असम्बलियों का इलेक्शन टाइम पे नहीं हुआ और फिर उसके बाद कौमी असम्बली और बाकी सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन टाइम पे नहीं हुआ, तो आइन उसी वक्त वायलेट हो गया था। और मेरा ख्याल है कि ये टर्निंग पॉइंट था जब आपने लंबे लंबे अरसे की 6 महीने की एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी, मरकज़ में भी लंबी लंबी हुकूमतें आपने सूबों में बना दी। वो सूबे वो जो हुकूमतें थी वो निगरान हुकूमत नहीं थी, वो निगरान हुकूमतें नहीं थी, वो बदनाम हुकूमतें थी, इलीगल भी थी सर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट। मगर इजंट इट